नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जो आपके एसएससी जीडी यूपीपी या आरपीएफ आरपीएफ एसआई इन सभी चीजों के लिए जो भी आपके एक दिवसीय होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम लोग 13वां सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12 सेशन हम लोग पहले कर चुके हैं और हमने कुछ उसमें होमवर्क भी दिया हुआ है। होमवर्क के क्वेश्चनों को सबसे पहले नंबर हम लोग सोल्व करेंगे, और होमवर्क के जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग उसको जरूर सोल्व करके हमें आंसर बताया करिए कमेंट में। देखते हैं किसी का आंसर ही नहीं आता है, केवल एक दो बच्चों का आता है, बाकी कोई लगाता ही नहीं है। सब लोग केवल देखते हैं, देख करके फिर हट जाते हैं। तो आप लोग एक उसको क्या करिएगा, उसका कमेंट में आप आंसर देते रहिएगा होमवर्क के क्वेश्चनों को। और हर एक वीडियो को, जो भी आपका वीडियो पड़ता है जिस भी क्लास का है, सभी वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा, और जो आस पड़ोस में होंगे सभी को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो आज हम लोग देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर जो हमने होमवर्क में दिया हुआ था, 12वें सेशन के होमवर्क में जो दिया हुआ क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में हम आपको लास्ट में फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, जिसको आप लोग लगा करके हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आते हैं, देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। देखेंगे, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और समझने की जरा कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 9,036 रुपया और 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 11,000, देखिए 11,484 रुपया। यदि ब्याज की दर को दुगुना कर दिया जाए, देखिएगा, यदि ब्याज की दर को दुगुनी कर दिया जाए, दुगुनी हो जाए, तो ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाए, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कह रहा है, निकटतम निकटतम निकालना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आपको जो मान दिया गया, जो दशमलव में नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा कुछ ना कुछ दशमलव में आ रहा होगा। लेकिन यहां पर कह रहा रुपए में निकटतम बताना, इसका मतलब दशमलव में आंसर आपको नहीं बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को लगाया कैसे जाएगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा क्या चीज, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से। जब साधारण ब्याज की हम बात करते हैं, तो हर वर्ष में जो ब्याज होता है वह समान ब्याज मिलता है। अगर पहले वर्ष में 100 रुपया ब्याज मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो उसमें ब्याज पर भी ब्याज लगाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं, जिस वजह से क्या उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, क्योंकि वो ब्याजों पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे, साधारण ब्याज पर दिया गया, पहले स्टार्ट में दो लाइन आपको इस साधारण ब्याज पर दिया गया, यहां से हमें रेट निकालना है। कैसे निकलेगा देखिएगा, कह रहा हुआ धनराशि ज्ञात कीजिए जिससे साधारण ब्याज की समान दर से 3 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्र धन। तो 3 वर्ष में जो हमें मिश्र धन प्राप्त होता, जो अमाउंट प्राप्त होता है, वह कह रहा 9,036 रुपए प्राप्त होता है। कह रहा 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है, 9,036 रुपये मिश्र धन है, ये बात ध्यान दे। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन में हमने ब्याज जोड़ करके रखा है। फिर क्या कब बोला है, आगे कह रहा 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 11,484 रुपया है। यानी कि 7 वर्ष में 11,484 रुपया ये मिश्र धन बन जाता है। जो भी मूलधन हमारा रहा होगा, वह 3 वर्ष में 9,036 जाता है, और 7 वर्ष में 11,484 रुपए हो जाता है। तो जब एक चीज आप देखेंगे, हर वर्ष में जब ब्याज हमारा समान ही होता है, जब हर वर्ष में ब्याज हमारा समान होता है, तो यहां पर अगर 4 वर्ष बढ़ा हुआ है, तो मूलधन तो इसमें भी जो रहा होगा, वही सेम मूलधन इसमें भी रहा होगा, मूलधन तो वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ है, 9,036 से अगर 11,484 रुपया हो गया, तो जितना भी मान बढ़ा हुआ ना, वो ब्याज बढ़ा हुआ उतने समय का। तो आप देखेंगे 7 वर्ष जब हो रहा है, 3 से 7 हो गया, यानी कि 4 वर्ष बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा हुआ जरा घटा लीजिए। 14 में से 6 घटेगा तो मान जाएगा यहां पर 8, यहां बच जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4। यहां देखेंगे, अब 4 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 11 में से 9 घटाएंगे तो मान जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया
कि 4 वर्ष में जो हमें ब्याज मिला हुआ, ध्यान सुनिएगा, 4 वर्ष में जो हमें ब्याज मिला हुआ है वह कह रहा कितना मिल रहा है, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 2448 रुपए 4 वर्ष में ब्याज मिला है। ये अगर 4 वर्ष में ये ब्याज मिल रहा है तो यहां से देखिएगा, जब हम सोल्व करेंगे तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर एक वर्ष के ब्याज की बात करते हैं तो 4 से इसको काट देंगे, 4 छका 24, 4 एकम 4, 4 दुना हो जाएगा 8, यानी कि एक वर्ष में ब्याज मिलेगा 612 रुपए। अगर एक वर्ष में ब्याज 612 रुपया मिला हुआ है, 3 वर्ष के बाद हमें मिश्रधन दिया गया था, 3 वर्ष के बाद अगर मिश्रधन दिया गया है, एक वर्ष का ब्याज हमारा है 612 रुपया, तो हमें बताइएगा 3 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला होगा। तो आप बोलेंगे 3 से इसमें गुणा कर देंगे, 600 में 3 से गुणा कराएंगे तो 1800, 12 में 3 से गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 36, 1800 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 1836 रुपया हमें ब्याज मिला होगा। इसका मतलब 3 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा 1836 रुपए का ब्याज मिला होगा। तो अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 3 वर्ष में हमारा मिश्रधन कितना था, आप बोलेंगे 9036 था। अगर 9036 मिश्रधन था, 3 वर्षों में ब्याज मिला हुआ 1836, तो मूलधन कितना रहा होगा, अरे पी का मान प्रिंसिपल कितना रहा होगा, मूलधन कितना रहा होगा। तो आप बोलेंगे टोटल जो हमारा मिश्रधन रहा होगा 9036 में से ये 1836 घटा देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। जो कितना हो जाएगा, 9000 में से 9036 में 1836 घटाएंगे तो ये मान जाएगा 7200 रुपया आ जाएगा हमारा मूलधन। ये क्या आ जाएगा, मूलधन होगा। अगर ये मूलधन हमारा आया हुआ है तो हमें निकालना रेट परसेंटेज। क्यों रेट परसेंटेज निकालना है, क्योंकि आगे बोल रखा है यदि ब्याज की दर को दुगुना होकर दिया जाए, यानी कि ब्याज का दर जो हमें पता रहेगा तभी दुगुना करेंगे, तो ब्याज की दर को हमें दुगुना करना तो हमें रेट निकालना है। और रेट परसेंटेज क्या होता है, एक वर्ष में जितना भी ब्याज मिलेगा मूलधन पर वही आपका रेट परसेंटेज बनाता, 12 से गुणा 100 करते, यानी कि एक वर्ष में 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही ब्याज दर प्रतिशत होता। लेकिन 100 रुपया तो है नहीं मूलधन, आपका 7200 है, तो ब्याज कितने का मिला हुआ, 612 रुपए का। एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है, एक वर्ष में जो ब्याज मिला है कितने रुपए पर मिला है, 7200 रुपए पर मिला है, तो हमारा जो रेट परसेंटेज बनेगा वो यही बनने वाला, क्या बन जाएगा, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज में मूलधन से भाग देंगे और बाहर से गुणा कर देंगे 100 के, बट्टे के नीचे आ जाएगा 7200, बाहर से गुणा 100 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा रेट परसेंटेज। जो कितना आ जाएगा, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य आपके कट जाएंगे, 6 से काटिएगा तो 6 से काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे 12 छक्का हो जाएगा 72, 6 से इसको काटेगा 6 कम 6, 6 दुना हो जाएगा 12, 102 आ जाएगा। फिर से 6 से और काटिएगा, 6 दुना हो जाएगा 12, 6 से इसको काटेंगे 17 छक्का हो जाएगा 102, बराबर आ जाएगा 17 में 2 से भाग देंगे तो मान जाएगा 8.5% रेट आ गया। 8.5% हमारा क्या आ चुका है, रेट। देखिए दो चीजें हमने, इतना पूरा कैलकुलेशन करके हमने दो चीजें निकाला। क्या क्या चीज हमने निकाला, एक तो हमने निकाला हुआ है ये मूलधन और एक हमने निकाला हुआ रेट। दो चीज हमें चाहिए था क्योंकि आगे का जो पूछा गया है जो सारा चीज, उसके लिए हमें दो चीज निकालने की आवश्यकता थी, रेट और वो हमारा मूलधन कितना है वह वैल्यू, तो हमने निकाल दिया। क्या आ गया है, देखिए क्या पूछा गया आगे, कह रहा है यदि ब्याज की दर को दुगना कर दिया जाए, रेट हमारा कितना है 8.5%, अगर हम दुगना करेंगे रेट तो दर अब हमारा क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा, रेट अब हमारा क्या हो जाएगा अगर दुगना करेंगे तो आप बोलेंगे 8.5% में 2 का गुणा कराएंगे, इसका मतलब 17% बनेगा, इसका मतलब 17% बन जाएगा। अगर एक वर्ष में 17% बनेगा तो यहां पर पूछा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, वो भी निकटतम में निकालना है। तो एक वर्ष में अगर 17% बन रहा है तो 2 वर्ष का अगर निकालेंगे तो 2 वर्ष का आप सक्सेसिव लगा लीजिए। कैसे निकालते हैं, पहले वर्ष में भी यहां पर जो एक वर्ष रहा होगा और यहां पर जो एक वर्ष रहा होगा, पहले एक वर्ष में भी 17% ब्याज मिला होगा, अगले एक वर्ष में भी आपका 17% ब्याज मिला होगा। दोनों ओवरऑल का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तब क्लियर करते हैं, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 17 का सक्सेसिव निकालेंगे, क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 17%, 17% प्लस जाएगा 17 गुणा हो जाएगा 17 और बटे के नीचे आ जाएगा 100। ये क्या कौन सा फार्मूला हमने लगाया है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। परसेंटेज बराबर होता है डायरेक्ट सक्सेसिव का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस जाता है ए बी बटा 100 और बाहर से लगा देते हैं परसेंटेज, यही हमारा होता है 2 बार का सक्सेसिव का फार्मूला।
तो इसको जब आप जोड़ेंगे टोटल ना, 17 17 हो जाएगा 34, 17 17 हो जाएगा 289 में 100 से भाग देंगे तो मान जाएगा 2.89। दोनों को लगभग जब आप जोड़ेंगे ना तो ये मान हमारा आ जाएगा 36.89% लगभग में। तो अगर इसको हम एग्जैक्ट लगभग में हम बात करते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन जो नजर आ रहा है थोड़ा दूर दूर नजर आ रहा है, तो जब दूर दूर थोड़ा सा ऑप्शन में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं 36.89 है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं लगभग 37% मान लेते हैं। 37% से थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा, 37% से थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा जो भी हमारा आंसर होगा। अब हम लोग निकालेंगे सीआई। सीआई कैसे निकलेगा, कह रहा है 7200 रुपया है, मूलधन हमारा कितना दिया गया 7200 रुपया। इस 7200 रुपए पर 37% से थोड़ा सा कम हमें ब्याज मिलेगा, क्योंकि 37% आया हुआ, 37% एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तो 36.89 है, अप्रोक्स में हमने ले लिया क्योंकि हमें ऑप्शन बहुत दूर दूर नजर आ रहा था, इसलिए हमने अप्रोक्स में वैल्यू ले लिया। तो यहां देखिएगा इस परसेंटेज से ना, इस परसेंटेज से हम लोग क्या करेंगे, यहां से डबल शून्य कट जाएंगे। 37 से 72 में आप गुणा करा लीजिए, 37 जब हम 72 में गुणा कराएंगे देखिए वैल्यू क्या आएगा, 37 गुना हो जाएगा कितना, 37 गुना हो जाएगा 74 के 4, शेष आ गया है 7। 37 से 7 में गुणा कराएंगे, 37 से अगर 7 में गुणा कराएंगे, 30 से 7 में गुणा कराएंगे 210, और 7 से 7 में गुणा कराएंगे 7 7 होता है 49। तो 210 में 49 जोड़ेंगे तो माना जाएगा 259। 259 में भी 7 जोड़ेंगे, 259 में 7 जोड़ेंगे तो मान हमारा आ जाएगा, 259 में 7 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 266। 266 इससे वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा, तो 2664 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, वही हमारा आंसर होगा। 2664 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, वो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में जब हम लोग आएंगे देखिएगा क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला दूसरा वाला देखिएगा होमवर्क का, दूसरा वाला होमवर्क का लेकर के आएंगे। दूसरे वाले होमवर्क में क्या दिया गया देखिएगा, ये दिया गया आपके सामने है। क्या दे रहा है, कह रहा एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट होता है, क्या होता है देखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। सीपी और एमपी का डायरेक्ट हम लोग रेशियो निकालते, क्या होता है, आप बोलेंगे 100 माइनस हो जाता डी और बटा करके हो जाता है 100 प्लस हो जाता है पी, ये शॉर्टकट है। क्या होता है, 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी होता है। इसमें डी का क्या है, इसमें डी क्या है, ये जो डी आया हुआ है जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है उसकी बात कर रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज। पी क्या होता है, ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो बात करता है बस। तो हम लोग यहां से निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट रख दीजिए। तो सीपी बटा हमारा एमपी का मान क्या आने वाला है, तो 100 माइनस हो जाएगा डिस्काउंट कितने का दिया है, कह रहा है अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है, तो माइनस करके यहां हो जाएगा 15, बटे के नीचे लेकर के आएंगे, 100 प्लस हो जाएगा पी, कितने का लाभ कमाया है वह 10% का लाभ कमाया है, तो यहां हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 10, यहां जाएगा माने ऊपर वाला घटा देंगे तो मान जाएगा 85, और नीचे वाला जब आप मान जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 110। काटिए नहीं इसको, ऐसे ही रहने दीजिए डायरेक्टली। देखिएगा इस 85 की वैल्यू सीपी, सीपी का मान अगर 85 है तो एमपी का मान कितना होगा 110 होगा, और सीपी 85 की वैल्यू आपको दिया गया 850 रुपया। सीपी की वैल्यू देखिएगा, क्रय मूल्य 850 रुपया है, क्रय मूल्य 850 रुपया है, यानी कि सीपी का मान अगर 85 है, 85 रेशियो की वैल्यू 850 है, तो कै गुना हो गया, आप बोलेंगे अरे 10 गुना हो गया, हमें मान निकालना उसका एमपी, कह रहा अंकित मूल्य निकालिए, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य निकालेंगे तो अंकित मूल्य 110 रेशियो में है, इसमें भी 10 से गुणा करा देंगे, 110 में 10 का गुणा कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1100 रुपया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल का। यहां से देखेंगे, कह रहा है 758p ये जीरो है, 09Q5 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अगर ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, अगर ये पूरी संख्या 3 से कट रही होगी, अगर ये संख्या पूरी 3 से कट रही होगी, तो इसका मतलब हो गया
इसके डिजिट का सम जहां पर भी अगर 3 से कट जाएगा, डिजिट का सम जो होता है वो 3 से कटना चाहिए। डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। तो डिजिट का सम हम लोग पहले जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 5 12, 12 8 20, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 34 जाएगा। या तो ऐसे आप जोड़ कर काटिए, या फिर हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, डायरेक्टली आप क्या करिएगा, जिसके जिसके डिजिट का सम, जिसके जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा उसको हम कैंसिल आउट करके हटा सकते हैं। जैसे देखिए 7 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 3 से कट जाता, हटा दिया इसको। अब देखिएगा ये 9 ऑलरेडी 3 से कट जाता, इसको भी हमने हटा दिया। अब देखेंगे 8 5 जाएगा 13, 8 5 जाएगा 13। अगर ये 13 आएगा, 13 में अगर आप 3 से भाग देंगे, 13 देखिए पहले आएगा 13, उसके बाद बच जाएगा पी और प्लस जाएगा क्यू। तो 13 में अगर आप 3 से भाग देंगे ना, तो यहां बचेगा एक, केवल एक को ही हमें चेक करना, एक ही तो एक्स्ट्रा बचेगा इसके साथ में। अगर एक बचेगा तो इसके साथ में पी प्लस क्यू कर देंगे। ये एक कैसे आया होगा, 3 से भाग दिया हमने। अगर इसमें 3 से भाग देंगे तो एक ही इसके पास में एक्स्ट्रा बचा हुआ। अगर एक बचा हुआ तो एक में हम पी और क्यू अगर और जोड़ते हैं तो ये पूरी संख्या 3 से कट जानी चाहिए। अगर ये पूरी संख्या 3 से कट जानी चाहिए, इसका मतलब पी और क्यू का जो योग आएगा वो कितना हम न्यूनतम रख सकते हैं। न्यूनतम हमसे पूछा गया, देखिएगा न्यूनतम पूछ रहा, अगर हमसे न्यूनतम पूछा गया है, इसका मतलब पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या रखा जाए कि ये 3 से पूरी संख्या कट जाए। तो एक में क्या चीज हम जोड़े कि 3 से कट जाए, तो आप बोलेंगे 2। अगर 2 में एक जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 3, 3 आपका 3 से कट जाएगा, तो P प्लस क्यू की न्यूनतम जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2। गलती से आप 5 मत बताइएगा, क्योंकि 5 अगर आप रखेंगे तो 5 एक 6 भी 3 से कटेगा, लेकिन P प्लस क्यू की न्यूनतम वैल्यू नहीं होगा। यहां पर न्यूनतम भी पूछा गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम अगर निकालेंगे तो P प्लस क्यू का मान 2 ही आएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन देखिएगा, ये 3 तो हमने होमवर्क में दिया था जो आप लोग लगा लिए होंगे। अब हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, और हर एक क्वेश्चन का आप लोग अपने पहले वीडियो को पॉज करिएगा, पहले रोकिएगा, रोकने के बाद में हर एक क्वेश्चन को पहले आप अपने रफ पर लगाइएगा, फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा कैसे हम लगा रहे हैं। देखिएगा हमारे सामने क्या दिया गया, हम आपको बता रहे हैं एक बात। कह रहा विनीता ने 12,000 की धनराशि 9% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 रुपए का मिश्रधन प्राप्त होता है। तो उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी, राशि को आपको बताना कितने वर्ष की निवेश की गई। तो 12,000 रुपए की राशि है, कह रहा 9% की दर से कितना हो जाती है, 18,480 रुपए हो जाती है। सबसे मेन चीज क्या होता है देखिएगा, मेन चीज पकड़ा करिए, जो कीवर्ड होते हैं उनको पकड़ा करिए, बाकी बाकी बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज पकड़िए। देखिए 12,000 दिया गया है, इसका मतलब ये जो 12,000 दिया गया है ना, ये आपका मूलधन है, और लास्ट में कह रहा अमाउंट जो हमें प्राप्त होता है 18,480 रुपए का हमें अमाउंट प्राप्त होता है। और ये जो आया हुआ यहां से यहां तक वो 9% ब्याज लगाया गया है। अगर हम यहां पर मूलधन अपनाना, अगर मूलधन हम लोग 100 बना लेते हैं, तो 100 पर एक वर्ष में जो भी ब्याज मिलता है वही डायरेक्ट रेट हो जाता है। एक वर्ष में अगर मिलेगा तो उतना हो जाएगा, अगर 2 वर्ष का मिलेगा 2 से उसमें गुणा कर देते हैं, 3 वर्ष का मिलता है 3 से गुणा हो जाता है। जैसे अगर 100 रुपए हम आपसे कहते हैं, 100 रुपए की राशि 3 वर्ष में हम आपसे कहते हैं, मान लिया जाए 136 रुपया हो गई, 3 वर्ष में अगर 136 रुपया हो गए तो रेट क्या रहा होगा, आप कहेंगे 100 से 136 हो जाएगा, इसका मतलब है 36 रुपया में ब्याज मिला है, और 100 रुपए पर 36 रुपए का ब्याज मिला, 3 वर्ष में मिला हुआ है। 3 गुणे आर बराबर कर देंगे 36, तो आर की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 12%। 12% ही क्यों आएगा, क्योंकि हमारा मूलधन 100 है। अगर मूलधन 100 होगा तो डायरेक्टली जो माना आएगा वो रेट परसेंटेज होगा। ठीक है, बस इसी बात को हम लोग यहां पर यूज करने वाले। यहां देखिएगा इसको 100 बनाएंगे, इसको अगर 100 बनाएंगे ना तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। बस इसको 100 बनाइए, आप रेशियो बना लीजिए। तो यहां देखेंगे एक शून्य से ना एक शून्य काट दिया, समझ में आया। 100 अगर बनाएंगे तो इसको 12 से काट दीजिए, 12 से काटेंगे तो यहां जाएगा 100, और 12 से इसको भी काट दीजिए, 12 एक कम काटेंगे 12 हो जाएगा, बचेगा यहां से 6 4 हो जाएगा 64, और 12 पच्चे हो जाएगा 80, बचेगा 4 8, 12 चौके हो जाएगा 48। यानी कि अगर ये 100 रुपया रहा होगा तो 9% की दर से कुछ समय में 154 रुपया हो जाता है। तो हमें जरा बताइएगा आप लोग कि ब्याज मिला तो मिला कितना। तो आप बोलेंगे जो ब्याज हमें मिला हुआ है वह तो 54 रुपया मिल गया ना, लेकिन रेट हमने लगाया हुआ 9%, रेट हमने लगाया है 9%।
टाइम हमें नहीं पता, टाइम निकालना है बस। 9% से आप इसको काट लीजिएगा, 9 से आप इसको काटिएगा, जब 9 से आप काटेंगे तो मान जाएगा 6, यानी कि टाइम का जो मान हमारा आएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा 6 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन में। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, जिसे 1450 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। इस बात को हमेशा ध्यान रखा करिएगा, आजकल के समय में बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है, दशमलव के इतने स्थान तक, पूर्णांक तक, 1 अंक तक, 2 अंक तक, ऐसे अक्सर पूछा जाता है, बात ध्यान रखिएगा। तो इसको ना अप्रोक्स में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे दिया गया है, 1600 रुपए की राशि पर 1450 से बेचा जाएगा, यानी कि 1600 रुपया अगर उसका एमपी रहा होगा ना, तो कह रहा है बेचा जब उसको गया है तो 1450 रुपए में हमने बेच दिया उसको। तो जरा बताइए, अगर हमें 1450 रुपए में उसको बेच दिया है तो यहां से रेशियो कितने का बना, अरे 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए, 5 से इसको काटिएगा तो मान जाएगा 32, 5 से 160 काटेंगे 132, यहां आ जाएगा 32, 5 से 145 को काटेंगे तो मान जाएगा 29, यानी कि 32 रुपए में अगर किसी वस्तु को हमने खरीदा होगा तो हम कितने में बेच रहे हैं, 29 में बेच रहे हैं। अगर 32 में हमने खरीदा, 29 में हमने बेच दिया, तो हमने छूट कितने का दिया, आप बोलेंगे अरे हमने छूट दे दिया 3 का। छूट कहां से दिया है, आप बोलेंगे 32 से दिया है, और परसेंटेज में निकालना है तो बाहर से गुणा हो जाएगा 100, और यही हमारा हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज, ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो यहां जाएगा 25, 4 से इसको काटेंगे तो मान जाएगा 8, 25 से 3 में गुणा कराएंगे, 25 यहां कितना हो जाएगा 75, 75 बटे हो जाएगा 8, इतना आपका परसेंटेज आ जाएगा आंसर। 75 में 8 से भाग देंगे, 8 नवा हो जाएगा 72, और 3 जोड़ देंगे, 3 बटा हो जाएगा 8, यानी कि 9 से 3 बटा 8, यानी कि 9 से वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा ही आ रही है, तो हमारा कौन से ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन में होगा हमारा आंसर। जो किस ऑप्शन में आ रहा है, 9.38 आ रहा है। आप दशमलव में निकालना चाहते हैं, दशमलव में भी इसको निकाल सकते हैं, 3 में 8 से भाग दीजिएगा, 3 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 बार जाएगा, लेकिन दशमलव में भी निकाल लेते अप्रोक्स में, 9 तो रहेगा ही रहेगा, 3 में आप भाग देंगे 8 से, तो पहले 30 जाएगा, 30 जाएगा तो 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिका हो जाएगा 24, बचेगा 6 शून्य 60 हो जाएगा, 3 8 से काटेंगे, 8 7 हो जाएगा 56, और फिर 8 5 हो जाएगा 40, लगभग इतना परसेंट आएगा। तो ये लगभग हमारा जो आ रहा है मान वो किसके बराबर आ गया है, तो बी ऑप्शन के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है ये जो आपके सामने आया हुआ। क्वेश्चन में ये कह रहा है 220 मीटर, 231 मीटर और 319 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना है। इसका मतलब है ना, एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, कह रहा है जो वृत्त होगा ना, इसके क्षेत्रफल के 15 गुना के बराबर है, यही क्वेश्चन बोला गया है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल चाहिए। जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा हम क्या करेंगे, यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में 15 का गुना कराएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले नंबर देखिएगा, यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, समझिएगा ध्यान से, हम आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम एक चीज देखें तो 220 आया, 231 आया, 319 आया, क्या ये किसी से कट रहा है क्या तीनों मान, तो आप बोलेंगे अरे भाई ये कट गया 11 से, अरे ये 11 से अगर कट गया तो 11 से 20 बार में, 11 से ये 21 बार में, 11 संयम हो जाएगा 231, 11 से इसको काटेंगे तो मान जाएगा 29, तो 20 21 और 29 जो जो होता है ना, 20 21 और 29, ये जो मान होता है ना, ये आपका एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होने का मतलब हो गया कि जो समकोण त्रिभुज बनाता है, यानी पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करता है। जैसे 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 29 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आप निकाल करके देख लीजिए। अगर ये वैल्यू इस पे फॉलो कर रहा है तो इसमें अगर हम 11 का गुना भी करा देंगे ना, अगर हम इसमें सब में 11 का गुणा भी करा देंगे ना, तो भी ये आपका ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, जो कितना आएगा 220, 231 और आपका 319, ये भी आपका एक ट्रिपलेट ही होगा, यह भी आपका एक ट्रिपलेट ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों जो मान दिया गया ना, ये ट्रिपलेट है,
220, 231, 319, यह आपका एक ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो करेगा, और जब पाइथागोरस के प्रमेय को फॉलो कर रहा है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या होता है? हमने आपको स्टार्ट में 3 क्लास लिया हुआ था मेंसुरेशन का, उसमें हमने 2D बताया है, 3D का केवल फार्मूला बताया, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पहले या दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा ये चित्र त्रिभुज वाला, उसमें आपको त्रिभुज वाला पहले या दूसरे वीडियो में किसी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे उसमें हमने ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है वहां पर। तो जब आप देखेंगे समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुणे आधार गुणे होता है ऊंचाई, आधार गुणे होता है ऊंचाई। ये वैल्यू होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज का एरिया का फार्मूला। और वृत्त का एरिया क्या होता है? अगर वृत्त के एरिया की बात करते हैं तो वह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा, ये 15 दिया है तो 15 के बराबर करें। अब सबका मान भर दीजिए, 1/2 आधार भरिए, आधार का मतलब हो जाएगा जो छोटी छोटी भुजाएं होती हैं उसी में से एक आधार होगा, एक लंब होगा। क्यों? क्योंकि जब आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो सबसे बड़ा जो होगा ना वह कर्ण होता है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो कर्ण होगा, बाकी दोनों में से कुछ भी हो सकता, अलग अलग कुछ भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी किसी को रखिए। यहां पर 220 रख सकते हैं, यहां पर हमने 231, कहीं पर भी इधर उधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा, एक जगह रख देंगे 220 और दूसरी जगह हो जाएगा 231, ये वैल्यू हो जाएगा, पाई का मान भर दीजिएगा, 22 बटा हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा 15 के बराबर। बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करके मान निकालना। ठीक, कैसे मान निकलेगा तो देखते हैं एक बार। 22 यहां पर है तो 22 से हमने 220 को काट दिया तो माना जाएगा 10 बार में कट गया। अब देखिए 10 को ना हमने 2 से काट दिया तो माना जाएगा 5 से कट गया। अब देखेंगे 5 से हम लोग 5 से ना इस 15 को काट दिया तो मान आ गया 3 आ गया है। इस 3 से ना हमने इसको काट दिया, 3 साते 21, बचेगा 2 1, 3 साते हो जाएगा 21, आर स्क्वायर बराबर 7 इधर गुणा हो जाए, आर स्क्वायर बराबर जाएगा 77 गुणा हो जाएगा 7, 77 गुणा 7 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 11 भी लिखा जा सकता है। तो आर का मान जब निकालेंगे ना तो यही सारी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, 7 गुणे 7 गुणे हो जाएगा 11 बराबर जब बाहर निकालेंगे तो 7 करड़ी में 11 आपका बच जाएगा, ये आर की वैल्यू आएगा। यानी कि आर का मतलब हो जाएगा वृत्ताकार मैदान का जो आपकी त्रिज्या है उसकी वैल्यू, वृत्ताकार जो मैदान का त्रिज्या है उसकी वैल्यू आ गया, उसका मान कितना आया है 7 करड़ी में हो जाएगा 11। अगर 7 करड़ी में 11 आया है तो इसका व्यास निकालेंगे। अगर हम इसके व्यास की बात करते तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का ना दुगुना होता है व्यास, तो त्रिज्या का दुगुना करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे तो मान जाएगा 14 करड़ी में 11, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जो किस ऑप्शन में है तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कह रहा 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि का मिश्र धन 7776 रुपए है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर 1/2 वर्षों में समान राशि का मिश्र धन क्या होगा। अगर हमें इस क्वेश्चन को लगाना होता, अब हम आपको बताएंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अगर हमें इस क्वेश्चन को लगाना होता तो 2 वर्ष में डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते, 2 वर्ष में देखिएगा मिश्रधन निकालते, तो 20% अगर दिया गया है तो 20%, 20 प्लस 20 का हम लोग सक्सेसिव निकाल देते, 20 गुणा 20 बटा कर देते 144% का मिल जाता। इसका मतलब हो जाता 144% की वैल्यू दिया गया है 7776 रुपए। आपसे कह रहा है 1.5 वर्ष का निकालना है जब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है, अर्धवार्षिक जब संयोजित करेंगे तो 20 का हो जाएगा आधा यानी 10%, तो 10 का अगर हम निकालेंगे अर्धवार्षिक लगाएंगे तो 1.5 वर्ष में हो जाएगा, 1.5 वर्ष में हो जाएगा 3 बार छमाई आएगा, 3 छमाई आएगी, तो मान हो जाएगा 33.1% ब्याज मिलेगा। तो हमें मान निकालना 133.1% की वैल्यू निकाल देना है, और यही जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हो गया शॉर्टकट लगाने का तरीका, ये आपको एग्जाम इतने लगाना है। अब आप कहेंगे 44 कहां से आ गया, ये 33.1 कहां से आया, तो वो चीज हम आपको अब समझा रहे हैं, इधर समझिएगा। इस चीज को आपको लगाने के लिए केवल इतने आपको लगाना है एग्जाम में, एग्जाम में उससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना है आपको, ये बात ध्यान रहे। अगला देखिएगा हम आपको तब आगे बता रहे हैं निकाला कैसे हमने। तो अगर यहाँ पर 2 वर्ष की बात कहा है और 20% लगाया गया, प्रति वर्ष लगाया गया है और 2 वर्ष की बात कहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर पहले वर्ष में भी हमने 20% लगाया होगा और दूसरे वर्ष में भी 20% लगाया होगा तो कितना हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अभी हमने बताया हुआ था, अभी हमने बताया हुआ था 2 वर्ष का सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100।
अभी हमने कुछ देर पहले बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, उसी फार्मूले रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 20 और प्लस हो जाएगा 20 गुणा 20 और बटा करके नीचे आ जाएगा 100, डबल शून्य कट जाएगा, यानी कि 44% हमें क्या मिला है ब्याज। यहां पर हमें 44% का ब्याज मिला हुआ है। तो ये अगर 44% का ब्याज मिलेगा तो 100% आपका मूलधन रहा होगा। 100% अगर मूलधन रहा होगा, 44% ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन तो हमारा 144% बनेगा ना। इसीलिए ये जो हमें दिया गया था, ये मिश्रधन दिया गया था, इसीलिए 144% की वैल्यू हमने 7776 के बराबर कर दी। अब दूसरा चीज समझेंगे आगे। कह रहा अर्धवार्षिक लगाएगा। जब अर्धवार्षिक लगाएगा और 1.5 वर्ष की बात हो रही है, अर्धवार्षिक लगाएगा और 1.5 वर्ष की बात हो रही है, तो 6 माह के कितने चक्र होंगे? तो आप बोलेंगे अरे 6 माह के ये 3 चक्र होंगे। अगर 20% ये पूरा वार्षिक है, एक वर्ष का 20% है, तो 6 महीने का 10% नहीं बनेगा। अरे पूरे वर्ष का, एक साल में 12 महीने में अगर 20% है, तो 6 महीने में 10% रहा होगा। यहां पर भी 6 महीने में 10% रहा होगा, यहां पर भी 6 महीने में 10% रहा होगा। तो इन तीनों का अब हमें सक्सेसिव निकालना। तीन का सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, एक बार देखिए फार्मूला, हम बता रहे हैं, तीन तीन का फार्मूला बता दे रहे हैं। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस हो जाता है ए बी प्लस हो जाता है बी सी प्लस हो जाता है सी ए और बटा के नीचे आ जाता है 100 और प्लस होता है ए बी सी बटा हो जाता है नीचे 10,000 हो जाता है और बाहर से लगा देते हैं ये परसेंटेज, बाहर से लगा देते हैं परसेंटेज। ये तो हो गया डायरेक्टली। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते, आप ऐसे निकालना चाहते ना, तो दो दो को आप सोल्व करिएगा, दो को सोल्व करिएगा, एक कोई मान आएगा जो कितना आ जाएगा 21%। इस 21 को इसके साथ में सोल्व करिएगा ना, तो मान आ जाएगा 33.1% आ जाएगा। यानी कि दो को पहले सोल्व करिए, जो बाकी बचता है तीसरा, तीसरे वाले को उसके साथ फिर से लेकर के सोल्व करिएगा, आपका मान आ जाएगा। अगर इस फार्मूले से आप लगाना चाहते हैं, इस फार्मूले में रख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 प्लस यहां रखेंगे 10 गुणा 10, ए और बी की जगह दोनों जगह 10 10 है, 10 गुणा 10, 10 दहाई 100, फिर यहां रखेंगे 10 दहाई 100, फिर 10 दहाई 100, 100 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 300, 300 में 100 से भाग देंगे 3 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा 1000, 1000 में 10,000 से भाग देंगे तो मान जाएगा 0.1। जब जोड़ेंगे ना टोटल तो मान जाएगा 33.1% बनेगा। इसीलिए हमने 33.1% जोड़ करके 133.1% का हमने मान निकाला है डायरेक्ट। अब हम आपको इसी को कैलकुलेशन करना बता रहे हैं, ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा बताया जो आपको पहले से ऑलरेडी आना चाहिए, ये निकालने की आवश्यकता ना पड़े आपको। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। अब इसको हम आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं यहां से। अब जरा देखिएगा, यहां से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इसके आगे यहां तक तो हमने पहले आपको बता दिया। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा समझेंगे, इसी को हमें मान निकालना है। देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है सबसे पहले नंबर, तो यहां पर दिया गया है 144% की वैल्यू दिया गया है। तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए। पहले 12 से काटिएगा तो यहां आ जाएगा 12, 12 से यहां भी काटेंगे, 12 छक्का हो जाएगा 72, बचेगा कितना 5 यहां से और 7 यहां से 57 हो जाएगा, 5 यहां से और 7 यहां से हो जाएगा 57, 12 चौके हो जाएगा 48, 12 चौके हो जाएगा 48, 57 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 9, 9 यहां से 6 यहां से 96 हो जाएगा, तो 12 अट्ठे हो जाएगा 96। एक बार और 12 से निपटा देते हैं क्योंकि 12 से और कट रहा होगा, 12 से काटेंगे तो 12 पच्चे हो जाएगा 60, बचेगा 4 8 12 चौके 48, यानी कि 1% की वैल्यू आ गया 54। अगर 1% की वैल्यू 54 आ गया तो 133.1% की वैल्यू निकालना। इसमें हम लोग 54 का जस्ट गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 54 से 1 में गुणा कराएंगे, 54 एक कम हो जाएगा, 54 के 4 शेष आ गया है 5। 54 से 3 में गुणा कराएंगे, 54 तिया हो जाएगा 162। कैसे हमें पता चला? क्योंकि 50 तिया होता है 150 और 4 तियाएं हो जाएगा 12, 150 से 12 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 162, 162 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 167, 167 में आप 7 लिख देंगे, 167 में हमने 7 लिख दिया, 16 आपका शेष बच गया। 54 से 3 में फिर गुणा कराएंगे, 54 त्रिक्का हो जाएगा कितना, तो 54 त्रिक्का फिर से 162, 162 में 16 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 178, 178 हो जाएगा। जब ये 178 आ रहा होगा तो इसमें से हम लोग लिखेंगे 8, शेष आ गया 17। अगर शेष 17 आ गया, फिर से देखिएगा 54 से 1 में गुणा कराएंगे, 54 एक कम हो जाएगा, 54 में 17 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 7187.4। अगर ये 7187.4 अब आपका आ चुका है तो ये अप्रोक्स में वैल्यू जो हमारा आएगा ना, ये अप्रोक्स में वैल्यू हो जाएगा 7187, क्योंकि हमें मान अप्रोक्स, हमें ऑप्शन जो दिया गया है वो अप्रोक्स में दिया गया है, लगभग दिया गया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा
7187 लगभग हमारा आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया देखिएगा, कह रहा तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो सबसे पहले नंबर हम आपको ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है। यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है, तीन क्रमागत पूर्णांकों का जो योग दिया गया है उनके गुणनफल के बराबर है। जब कभी भी आपसे तीन क्रमागत संख्या मानना हो तो क्या मानेंगे आप, तो हम आपको मानने का तरीका बता रहे हैं। पहले एक यक्स मानिए, तीन क्रमागत मानना है तो इसके पहले वाली एक संख्या को ना, क्रमागत का मतलब होता है एक ज्यादा होना चाहिए, हर बार एक ज्यादा होना। तो अगर यक्स एक संख्या हमने माना हुआ है तो ये मान हो जाएगा यक्स माइनस एक मान लीजिए। अगला एक और संख्या मान लीजिएगा, उसको हम लोग मान लेते हैं यक्स प्लस वन। ये क्रमागत संख्या, यक्स का कुछ भी मान रखिएगा ना, क्रमागत आ जाएंगी संख्याएं। आप रख करके देख लीजिएगा, चाहे एक रखे, दो रखे, तीन रखे, चार रखे, कुछ भी आप रखेंगे ना तो क्रमागत संख्याएं बन जाएंगी आपके सामने। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो बोला गया उसको ध्यान रखिए। तीन क्रमागत पूर्णांकों का, तीन क्रमागत पूर्णांक हमने ले लिया, कोई बात नहीं। अब देखिए का योग, उनका जो योग आएगा, इनका सबका जो योग आएगा उनके गुणनफल के क्या कह रहा बराबर है। इनका योग जो आएगा उनके गुणनफल के बराबर सबको जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ेंगे तो यक्स 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 जुड़ेगा तो हो जाएगा तीन यक्स, माइनस एक प्लस एक जोड़ेंगे तो जाएगा जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो ये तो योग आ गया ना, ये इधर आ गया है योग। अगर इधर योग आ चुका है तो ये उनके गुणनफल के बराबर है। अरे गुणनफल कर दीजिए इन सबका गुणा। अगर गुणा करेंगे तो यक्स जाएगा, दूसरे कोष्टक में आएगा यक्स माइनस वन, तीसरे कोष्टक में जाएगा यक्स प्लस वन। जब आप यहां से मान निकालेंगे तो हो जाएगा थ्री यक्स बराबर हो जाएगा यक्स, अंदर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां तक तो सबको समझ में आ जाएगा। अब यहीं से आपको समझना है, और ध्यान समझिएगा क्योंकि सी सेट का क्वेश्चन है तो इतना आसान नहीं होगा। अब आप समझिएगा, इस यक्स से इस यक्स को हम तभी काट सकते हैं, इस यक्स से इस यक्स को हम तभी काट सकते हैं जब यक्स की वैल्यू एक मान जीरो रहा होगा। यक्स की अगर एक वैल्यू जीरो रहा होगा, अगर यक्स की एक वैल्यू जीरो रहा होगा तभी हम इस यक्स से इस यक्स को काट सकते हैं, अन्यथा नहीं काट सकते। तो अगर एक यक्स का मान जीरो हो जाएगा तो हमारा मान यक्स से यक्स काट देंगे, तो ये एक्स यक्स से यक्स कट जाएगा। अब तब बचेगा क्या, अंदर क्या बचेगा, अरे यक्स स्क्वायर माइनस वन। यक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर अगर तीन हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर बराबर एक इधर आएगा तो वैल्यू हो जाएगा चार। यानी कि यक्स की यहां से दो वैल्यू पॉसिबल है। अगर यक्स स्क्वायर बराबर चार है तो यक्स का जो मान आएगा अंडर रूट में आ जाएगा चार। इसकी वैल्यू होता है ना प्लस माइनस दो बाहर आता है, यानी कि यक्स के दो मान यहां से आ गए। अरे यक्स के दो मान यहां से आ गए, एक प्लस दो आया, एक माइनस दो आया, और एक मान यक्स का जीरो यहां से आया। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन में आप अगर रखेंगे ना, तीनों कंडीशन को रखने पर ये फॉलो कर जाएगा। देखिए हम आपको रख के दिखा रहे हैं, तीनों संख्या निकाल के दिखा रहे हैं। पहली संख्या जब बनाएंगे तो यक्स का मान जीरो बनाएंगे। देखिए यक्स माइनस वन आया है, यक्स आया है और यक्स प्लस वन आया। पहले हम एक बार जीरो रखेंगे, यक्स का मान अगर जीरो रखेंगे यहाँ पर जीरो आ जाएगा। यहां जीरो में से एक घटाएंगे तो माइनस एक हो जाएगा, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा। अब देखिएगा तीनों को अगर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक, एक जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, और तीनों को अगर गुणा कराएंगे ना तब भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से गुणा करा रहे। अब अगर देखिएगा यक्स का मान अगर हमने दो रख दिया, यक्स का मान अगर दो रखेंगे, दो में से यहां पर एक घटेगा एक हो जाएगा, दो में एक जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगा तीन। इनको भी आप तीनों को जोड़िएगा, एक दो और तीन जोड़िएगा तो हो जाएगा छह। अगर तीनों का आपस में गुणा कराएंगे, एक दो आए दो, दो तीन आए छह, तब भी बराबर हो गया दोनों मान। ये कहा गया था योग उनके गुणनफल के बराबर होने। और तीसरा हमने एक बताया था यक्स का मान माइनस दो भी रख लें। यक्स का मान अगर माइनस दो रख देंगे तो यक्स माइनस वन का मान क्या हो जाएगा, माइनस के तीन। अरे यक्स में से माइनस के दो में से माइनस एक घटाएंगे तो माइनस के तीन हो जाएगा। अब फिर माइनस के दो में एक जोड़ेंगे तो वैल्यू जाएगा प्लस की माइनस के एक। अगर यहां पर भी जब आप जोड़ रहे होंगे तो माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जोड़ेंगे माइनस छह। अगर सबका गुणा कराएंगे माइनस तीन गुणा माइनस दो गुणा माइनस एक करेंगे तब भी मान आएगा, कितना आएगा, माइनस के छह। यानी कि सब वैल्यू बराबर हो गया, यानी तीन कंडीशन हमारे ऐसे संभव हैं। तो तीन मान ऐसे संभव हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल तीन मान ऐसे संभव हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा क्वेश्चन में क्या चीज, कि एक निश्चित मूलधन पर दो सही दो बटा पांच वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष दर ब्याज पर राशि प्राप्त राशि देखिएगा यहां ध्यान रखिएगा इस लाइन को। प्राप्त राशि का मतलब होता है मिश्र धन। समान मूलधन पर 9 सही गुणा 2 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज से 507 रुपए कम है।
और ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे ऊपर की दो तीन लाइन पढ़ेंगे, दो लाइन तो कोई दिक्कत नहीं, जब जो तीसरी लाइन पढ़ने लगेंगे ऊपर वाला भूल जाएगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान समझिएगा, एक निश्चित मूलधन पर, हमें मूलधन नहीं पता है, कोई भी मान मान लेते हैं, मान लेते हैं मूलधन हमारा 100% रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रहा हो। मूलधन पर 2/5 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि, प्राप्त राशि का मतलब हो जाएगा मिश्र धन, प्राप्त राशि का मतलब क्या होगा, मिश्र धन अमाउंट की बात कर रहा है, तो हमें पहले उस अमाउंट का मान निकालना। देखिएगा ये 2/2 वर्ष है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 हो जाएगा 12 बट्टा हो जाएगा 5 वर्ष। अगर 12/5 वर्ष है, 15% हमने रेट लगाया है, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो वही हमें ब्याज मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 12/5 में 15 का गुणा कर दीजिए, 12/5 में 15 का गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे 3, 12 तिया हो जाएगा 36%, तो हमें ब्याज मिल जाएगा। अगर 36% हमें ब्याज मिला हुआ है तो हमें अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 136%, क्योंकि मूलधन हमारा 100% है, 36% हमें ब्याज मिला हुआ है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 136%। अब ध्यान सुनिए, अगले अगले लाइन क्या बोला, कह रहा समान मूलधन पर, यानी कि मूलधन हमारा वही है, समान मूलधन पर 9/1/2 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज, यानी कि यहां पर केवल साधारण ब्याज लेना, यहां पर मिश्रधन नहीं लेना आपको। 9/1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है, 9 दूना 18, 1 19 बटा हो जाएगा 2 वर्ष, 19/2 वर्ष का निकालना है 15 वर्ष का, 15% की दर से। तो हमें जरा बताए कितना हो जाएगा, इन दोनों का डायरेक्ट गुणा कर देंगे वही हमें ब्याज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा जरा गुणा कराइएगा, 15 गुणा हो जाएगा 19 बटा हो जाएगा 2, 15 से 19 में गुणा कराएंगे, 15 भी संयम हो जाएगा 300, 300 से 15 कम हो जाएगा यानी 285, 285 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से जस्ट भाग दे देंगे, तो मान कितना हो जाएगा, 2 1 कम हो जाएगा, 2 2 चौका 8, 2 दूना 4, दशमलव हो जाएगा 5, यानी कि 142.5%। ये हमें मिलेगा साधारण ब्याज, ये हमें साधारण ब्याज मिलेगा जो कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा 5%। कह रहा ये जो साधारण ब्याज मिला हुआ, ये जो पहले मान मिला हुआ था इस वाले से, यानी कि ये जो साधारण ब्याज मिला इससे ये वाला मान कितना कम है, आपसे कहा गया 507 रुपया कम है, ये बोला गया 507 रुपए कम है। अरे वो 507 रुपया अगर कम है, इससे ये 507 रुपया कम है, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है, आप बोलेंगे 6.5%। 6.5% का मतलब होता है 13/2% कम है, लेकिन एक्चुअल में रुपए में कितना कम है, तो आप बोलेंगे 507 रुपए कम के बराबर है। तो 13/2% की वैल्यू 507, 13 काट दीजिए, 13 तिया हो जाएगा 39, बचेगा 11, यहां बच जाएगा 11, 11 के बाद में आ जाएगा 7, 117 हो जाएगा, 13 नवा हो जाएगा 117, तो 1% की वैल्यू हो जाएगा 39, 2 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 78, 1% की वैल्यू 78। हमसे क्या पूछा उसने, कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए, मूलधन का मतलब हो जाएगा इसी 100% की वैल्यू पूछा, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 78 के बाद में डबल जीरो लगाएंगे, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ये डी ऑप्शन में है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कह रहा है यदि 23 15 19 x 12 7 का औसत 16 है, जबकि 37 28 53 y 42 का औसत 41 है, तो x प्लस वाई बटा वाई माइनस एक्स रहेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर आपका y माइनस एक्स रहेगा, ये माइनस रहेगा, यहां पर बना लीजिए एक बार, यहां पर रहेगा y माइनस एक्स, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे y माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई बटा y माइनस एक्स का मान हमें निकालना है, तो कुल मिलाकर के अगर इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखा ना, तो हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। x और y का मान निकलेगा कैसे, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले नंबर तो x का मान निकालेंगे, औसत दिया गया 16 का, इसी 16 से ना सबकी कंपेयर करवा देंगे हम लोग, लगाएंगे यहां से डेविएशन, डेविएशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिएगा, 16 से ये 23 हो गया, 16 से 23 कितना ज्यादा लेके बैठा हुआ है, आप बोलेंगे 7, 16 से 15 हो गया, एक कम लेके बैठा है, 16 से 19 3 ज्यादा लेके बैठा है, 16 से 12 जो हो रहा है वो 4 कम लेके बैठा है, 16 से 7 हो गया तो 9 कम लेके बैठा है। यहां से देखिएगा 16 से हमने इसी 16 से तुलना करा दिया, हमने डेविएशन लगा रहे हैं, इसी 16 से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं इसका। 16 जब हमने देखा तो ये 7 ज्यादा है, 16 से 15 एक कम है, 16 से 19 3 ज्यादा है, 16 से 12 को देखेंगे 4 कम है, 16 से 7 को देखेंगे तो 9 कम है। तो सबसे पहले नंबर कुल मिलाकर के देखिएगा, यहां से
डेविएशन क्या बना, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो एक चीज देखेंगे ना, यहाँ देखिएगा, हम आपको जो दिखा रहे हैं उसको देखते रहिएगा सब लोग। यहाँ देखेंगे -1 और -9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। -10 ये +10 से कट जाएगा, 7 और 3 जोड़ेंगे 10, +10 आएगा, ये +10 और यहाँ -10 से कट जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के डेविएशन हमारा क्या बना है, -4। अगर -4 बना हुआ तो यक्स का जो मान निकालेंगे ना, यह 16 से अगर यह -4 आया है तो यही 4 इसमें प्लस रहा होगा, क्योंकि 4 वो लोग ज्यादा लेके चले गए। अगर 4 ज्यादा, 4 कम लेके जाए, 4 कम लेके चले गए, अगर 4 कम लेके जाएंगे तो वह यक्स के लिए छोड़ करके जाएंगे, तो 16 से 4 ज्यादा यानी कि यक्स की वैल्यू रहा होगा 20। या आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं, सबको जोड़ करके उसके बराबर कर लीजिए, आप योग निकाल करके। अब दूसरा इसको निकालने का तरीका क्या देखिएगा, इसमें हम लोग इसे निकालेंगे सेम इसी तरीके से। देखेंगे 41 औसत है, 41 औसत है, 41 से इसकी तुलना कराएंगे। 41 देखिएगा 37 हो गया तो -4 हो गया, 41 से 28 हो गया तो -13 हो गया, 41 से 53 हो गया तो प्लस करके 12 हो गया, 41 से 42 हो गया तो प्लस करके 1 हो गया। टोटल निकाल करके ना डेविएशन निकालिए आप, डेविएशन बन कितने का रहा है। तो जब हमने देखा एक चीज, तो 12 प्लस में 1 प्लस में 12 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 यहाँ माइनस में और ये 13 प्लस में कट जाएगा ना, यहां पर भी डेविएशन क्या बना, -4। यानी कि -4 होने का मतलब हो गया 4 कम लेके जा रहा है। अगर ये चारों मान, अगर ये चारों मान 37, 28, 53, 42 जोड़ा जाए, अगर देखा जाए तो 41 का जो औसत पड़ रहा उसके औसत से 4 कम लेके गए हैं। अगर 4 कम लेके गए हैं तो ये y के लिए अपना वही 4 छोड़ के जाएंगे, तो औसत जितना भी रहा होगा औसत में वही 4 हम लोग जोड़ देंगे, तो यहां पर कितना जाएगा, y का मान 45 जाएगा। y की वैल्यू 45, x की वैल्यू 20, इसमें मान में रख दीजिए, x प्लस कह रहा y, इसका मतलब हो जाएगा 20 प्लस कर देंगे 45 और बटे के नीचे आ जाएगा y करेंगे तो 45 माइनस जाएगा x का मान हो जाएगा कितना, 20। तो यहां से मान निकालेंगे तो मान हो जाएगा 65 और बटे के नीचे आ जाएगा 25। यहां पर मान निकालेंगे। अब जरा देखिएगा, इसको हम लोग काट देते हैं, 5 से काटेगा, 5 से काटेंगे तो मान जाएगा 13, 5 जरा इसको काटेंगे तो मान जाएगा 5, 5 से इसको काटिएगा तो मान जाएगा 5 दूना आ जाएगा 10, 2 आ जाएगा 6, 2.6 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग बोलेंगे यह बी ऑप्शन में है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा ए बी एक 2 अंक की अभाज्य संख्या है, जहां ए और बी बराबर नहीं है। यानी कि ये ए बी ना 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की, जैसे आपका होता है 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, इस तरीके से। लेकिन वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये क्या होनी चाहिए, ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। बात संख्या है जहां ए और बी बराबर नहीं, ए और बी बराबर भी नहीं होने चाहिए। तो कह रहा है यदि ए बी को विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या बी हो जाती है। यानी कि ए बी को अगर उल्टा करेंगे ना, इकाई वाला दहाई की जगह पे दहाई वाला इकाई के स्थान पे आप रखेंगे, इससे भी कुछ संख्याएं बनेंगी। तो ये जितनी संख्याएं ऐसे बनेंगी उन सभी का योग क्या आएगा, यही आपसे पूछा गया। उन सबका योग क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देंगे, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा और अगला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहेगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लगाएंगे। देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 4 सही 1/2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 12,000 रुपए की, यहां देखिएगा एक कॉमा लगा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 12,000 रुपए की राशि पर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से सृजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है। तो साधारण ब्याज की गणना किस राशि पर की गई थी, वह राशि आपको निकालना है। यानी कि साधारण ब्याज की राशि हमने किस पर गणना किया हुआ था, वह मान आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन का भी हम आपको होमवर्क में देंगे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चनों का आप लोग हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और लगाइएगा सभी लोग, और लगा करके हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप लोग देखिएगा, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा बाकी अदर लोगों से भी, और लाइक जरूर वीडियो में कर दीजिएगा। और उसके साथ में हमें कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा, और आपको सेशन कैसा लगा है उसके बारे में भी जरा बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्त।